नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर। इस बार मैं लेकर आया हूं हूथी की कहानी। आपने बहुत सुना है हूथी के बारे में, कुछ लोग हूजी कहते हैं, कुछ लोग हूथी कहते हैं। हूथी का जिक्र अचानक बढ़ गया है जब से मिडिल ईस्ट में यह वार शुरू हुआ है। इजराइल ने फलस्तीन के ऊपर जब से हमले शुरू किए हैं, वार शुरू किया है, तब से हूथी का जिक्र बहुत बढ़ गया है। आप जानते हैं कि रेड सी पर वो लगातार अटैक कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऐसे किसी भी मुल्क का कोई भी जहाज अगर इजराइल की तरफ जा रहा है या आ रहा है, वो उस पर हमले कर रहा है। अभी कल भी उसने हमले किए हैं और बयान जारी किया है कि हम तब तक नहीं रुकने वाले जब तक इजराइल गजा में शांति स्थापित नहीं करता है, गजा से वापस नहीं जाता है। और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अब हम हमले और बढ़ाने जा रहे हैं। रफा में जो कुछ चल रहा है उसको देख के कहा है कि अब हम हमले और बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये हूथी हैं कौन? बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके अलग से मुझसे कहा कि हूथी और हिजबुल्लाह के बारे में जरा डिटेल में बता दीजिए। तो मैंने फैसला किया कि दोनों के ऊपर एक एक अलग एपिसोड बना देता हूं, एक हूथी पर और एक हिजबुल्लाह पर। जितनी जरूरी जानकारियां हैं वो मैं आपको यहां उपलब्ध करा देता हूं। असल में हूथी जो है वो अपना जो उनका पुराना नाम है, जिस नाम से वो बने थे, वो था अंसार अल्लाह, यानी खुदा के लोग। अंसार अल्लाह नाम का इनका संगठन है। बेसिकली ये शिया लोग हैं। मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि शियाइट्स में जो शिया लोग हैं उनसे ये कैसे अलग हैं। दरअसल हूथी जो हैं वो जायदी ब्रांच से आते हैं। इस्लाम का जो शिया समुदाय है, इस्लाम में आप जानते हैं सुन्नी और शिया समुदाय होता है, तो जो शिया समुदाय में जायदी ब्रांच है वहां से ये आते हैं। इनको फाइवर्स कहा जाता है। फाइवर्स मतलब 5 इमामों को ये मान्यता देते हैं। मोहम्मद साहब के बाद 4 और इमामों को ये मान्यता देते हैं। अली, हसन और हुसैन, 3 जिनको सारे शिया लोग मान्यता देते हैं। और उसके बाद जो इनके अपने जायद इब्न अली थे उनको ये अपना इमाम मानते हैं और ये 5 इमामों को मान्यता देते हैं, इसलिए इनको फाइवर्स कहा जाता है। लेकिन बाकी शियाओं से इनका फर्क ये है कि अली के पहले के जो 3 खलीफा हैं ये उनको बुरा भला नहीं कहते, ये उनको गलत नहीं मानते हैं। अली के बाद जो खलीफा आए हैं उनको ये स्वीकार नहीं करते, लेकिन अली के पहले जो 3 खलीफा आए हैं उन 3 खलीफाओं को ये स्वीकार करते हैं। उनके प्रति बहुत ज्यादा कट्टर नहीं है। तो कई बार कहा जाता है कि जो जायदी इस्लाम है या फिर जो आप कहें हूथियों का जो शियाइज्म है, ये सुन्नी तबके के काफी करीब है। और बाद में जो डेवलपमेंट हुआ है मैं आपको बताऊंगा, वो और करीब आए हैं। और जो शिया सुन्नी का भेदभाव जिस तरह का बाकी जगहों पे होता है, यमन में उस तरह का शिया सुन्नी का भेदभाव इन्होंने होने नहीं दिया है। सुन्नियों के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। अब ये कहानी शुरू होती है 8वीं सेंचुरी से। आप जानते हैं 7th सेंचुरी में अली का सारा मामला आता है, अली की हत्या होती है, उसके बाद आप सब जानते हैं। मैं इस्लाम के बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मेरा जो इंटरेस्ट है वो हूथी में है। तो 8वीं सेंचुरी में एक साहब हुए जायद इब्न अली। इनका नाम था जायद इब्न अली और इन्होंने जो उमैयद खलीफा थे उनके खिलाफ एक विद्रोह किया 8th सेंचुरी में। अब यह विद्रोह तो सफल नहीं हुआ। जो जायद साहब थे वो मारे गए, जायद इब्न अली साहब मारे गए। लेकिन उनके अनुयायियों ने अपना एक नया पंथ आप कह सकते हैं इस्लाम के अंदर शुरू किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि शिया तो वो थे, लेकिन फाइवर्स खुद को कहा। फाइवर्स इन द सेंस मैंने आपको बताया कि मोहम्मद साहब के बाद के 3 इमाम अली तक और उसके बाद जायद साहब जो हैं, और कुछ लोग जायद साहब के भाई को भी इमाम मानते हैं, उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ज्यादातर जो हूथीज हैं वो जायद इब्न अली को अपना इमाम मानते हैं, हुसैन के बाद उनको अपना इमाम मानते हैं। और इस तरह से 5 इमामों को वो मानता देते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको याद दिला दूं कि इनका फर्क शियाओं के साथ, बाकी शियाओं के साथ इनका फर्क ये है कि अली के पहले के जो 3 खलीफा थे ये उनको भला बुरा नहीं कहते हैं, ये उनको भी स्वीकार करते हैं। इमाम का दर्जा तो नहीं देते हैं लेकिन उनको स्वीकार करते हैं। अब ये तो हुई इनके इतिहास की बात। इतिहास में यमन में ये बेस्ड नहीं थे, यमन से अलग जगह बेस्ड थे। बाद में ये यमन में आ गए और यमन में इनका जो पंथ था और इनके जो लोग थे उनका धीरे धीरे काफी प्रसार हुआ। दरअसल आप लोगों को पता है कि 1962 में यमन रिपब्लिक बनता है और 1962 में जब यमन रिपब्लिक बनता है तो हूथीज की जो धार्मिक सोच थी उस पर प्रहार भी शुरू होते हैं। तो यमन के आजाद होने के साथ ही जो वहां के हूथीज थे
उनका जो सऊदी अरब और अमेरिका के समर्थक जो राजा थे, जो वहां के शासक थे, उनके साथ उनकी लड़ाई शुरू होती है और पहला सिविल वार होता है 1962 से 1970 तक। यह पहला सिविल वार था जिसमें एक तरफ हूथी थे और दूसरी तरफ अमेरिका और सऊदी अरबिया द्वारा सपोर्टेड लोग थे। बहुत सारे लोग इसको शिया सुन्नी विवाद की तरह भी देखते हैं, शिया सुन्नी लड़ाई की तरह देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया, अमेरिका बहुत कायदे से समझ रहा था कि एक तो इनके आपस में लगातार लड़ाइयां चलती हैं, कहने को ये भले अरब हैं लेकिन आपस में इनकी लड़ाइयां जो हैं वो इतिहास में हैं, कभी धर्म को लेकर हैं, कभी फिरके को लेकर है, कभी जमीन को लेकर है, तो इनके आपस में लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो आप जानते हैं कि बंदरों की लड़ाई में जो है बिल्ली हमेशा फायदा उठाती है। तो एक तो वो लड़ाइयां चल रही थी और इन सब में सऊदी अरब अमेरिका के सबसे करीब हुआ। सबसे पहले सऊदी अरब के साथ अमेरिका का और इंग्लैंड का रिश्ता बहुत अच्छा हुआ। अब सऊदी अरब से लगा हुआ है यमन, तो यमन में ये चाहते थे कि हमारा आदमी ही गद्दी पर बैठे, हमारा कंट्रोल हो। अमेरिका का जो सबसे बड़ा स्वार्थ था ये कि वो जानता है कि अरब के अंदर तेल और गैस के ऐसे भंडार हैं जिनको लगातार प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इनडायरेक्टली वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। इसीलिए आप जानते हैं कि जहां भी अमेरिका का विरोध हुआ, जहां भी ऐसे शासक हुए, चाहे वो लीबिया के गद्दाफी हो, चाहे इराक के सद्दाम हुसैन हो, आप ऐसे और भी बहुत सारे नाम ले सकते हैं, वहां वहां अमेरिका ने सऊदी अरब की मदद से या तो शासकों की हत्या करा दी या फिर किसी तरह से वहां पर अपने कठपुतलियों को बिठा दिया। तो यही यमन में हुआ, जिसके चलते वहां पर पहला जो 1962 से 1970 यानी तकरीबन 8 साल का पहला वहां पर होता है सिविल वार। अब जब यह वार खत्म होता है तो उसके बाद हूथीज ने अपने विचार को फैलाने के लिए, अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए 3 कदम उठाए। पहला कदम बना वहां पे जो उठाया वो बिलीवर्स यूथ, यानी ऐसे युवा जो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आस्तिक हैं, जो खुदा में भरोसा करते हैं, या फिर आप कहें कि सच्चा फेथ जो उनके हिसाब से था, जिसको वो सच्चा इस्लाम मानते थे, उस चार प्रसार के लिए बिलीविंग यूथ नाम का उन्होंने संगठन बनाया, जिसने रिलीजियस सेंटर्स खोले, मस्जिदें बनवाई, मदरसे बनवाए, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, यानी जो सोशल वर्क होता है समाज के अंदर अपना असर बड़ा करने के लिए हूथीज ने बिलीविंग यूथ नाम का एक समूह बनाया और उसने वहां पर सोशल वर्क किया। मैंने आपको बताया कि मस्जिदें बनवाई, कॉलेज खोले, स्कूल खोले और वहां पे जो लेक्चर्स होते थे वो लेक्चर्स अपने तरह के विचार के जो लोग थे उनके लेक्चर्स वहां पे लगातार होते रहते थे। जैसे जो हिजबुल्लाह के कमांडर है नसरुल्लाह, उनके लेक्चर्स वहां पे हुए और भी लोगों के उनके लेक्चर्स वहां पे थे और वो पाठ्यक्रम ऐसे तैयार किया गया जिससे हूथी की जो बिलीविंग है, हूथी जिसमें भरोसा रखता है, उसको लगातार विकसित किया जाए। और मैं आपको बता चुका हूं कि इस प्रोसेस में यह ध्यान रखा गया कि सुन्नियों के साथ किसी तरह की दुश्मनी ना पाली जाए, ऐसा बीच का रास्ता निकाला गया जिससे सुन्नियों के साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे हुए। इसके साथ उन्होंने 1990 में एक पॉलिटिकल संगठन भी बनाया था, अल हक पार्टी। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स वहां पे थी, जिस तरह सऊदी अरब का और अमेरिका का हस्तक्षेप था, अल हक पार्टी कोई खास फैसला, कोई खास सफलता नहीं पा सकी। 2 सीटें मिली थी, फिर 2 सीटें भी छिन गई उनकी और यह सारा कुछ चलता रहा। और सबसे बड़ा जो इन्होंने संगठन बनाया उस बीच में, वो बनाया अंसार अल्लाह। अब ये जो अंसार अल्लाह है, जिसका मतलब आप जानते हैं खुदा के बंदे, तो ये जो अंसार अल्लाह संगठन इन्होंने बनाया, इसकी मिलिट्री विंग भी बनाई, इसकी पॉलिटिकल विंग भी बनाई। दरअसल अल हक जो था वो आप एक तरह से कह सकते हैं इसकी पॉलिटिकल विंग ही था, जिसके थ्रू चुनाव में, जैसे भी चुनाव वहां पे होते थे, उन चुनाव में भाग लेने की इन्होंने कोशिश की। लेकिन जिस तरह का पूरा सिस्टम बना हुआ था, चुनाव में इनको सफलता नहीं मिली। इनका एक चैनल भी है अल मसीरा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अल मसीरा चैनल अगर आप लगातार देखेंगे, देखिए मेरा फायदा यह हुआ है, मिडिल ईस्ट वार में जो लगातार अपडेट कर रहा हूं, मेरा फायदा यह हुआ है कि मैंने ढूंढ ढूंढ के जितने ऐसे मुल्क हैं जिनके चैनलों के बारे में अक्सर हम क्या जानते हैं, हम अल जजीरा के बारे में जानते हैं जो कतर का अपना न्यूज संगठन है, लेकिन अल मायदीन हो गया, मिडिल ईस्ट मॉनिटर हो गया, या फिर अल मसीरा हो गया, इस तरह के बहुत सारे, या ईरान का जो अपना न्यूज, ईरान की जो अपनी न्यूज एजेंसी है नूर न्यूज,
इन सब के बारे में आमतौर से हम नहीं जानते हैं। तो मिडिल ईस्ट को समझने के लिए जरूरी है कि इन सारे अखबारों को, इन सारी वेबसाइट्स को फॉलो किया जाए। इसलिए मैंने आपको अल मसीराह का नाम बताया। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से भी बहुत सारी खबरें आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो ये अंसार अल्लाह संगठन बना और इस संगठन को बनाने वाले थे हुसैन अल हूथी। हुसैन अल हूथी अंसारुल्लाह के पहले चीफ बनते हैं। 2003 में इन्होंने स्टैंड लिया जो एंटी यूएसए और एंटी इजराइल स्टैंड था। यानी जिस तरह से ईरान इजराइल को मान्यता नहीं देता है, जिस तरह से हिजबुल्लाह इजराइल को मान्यता नहीं देता है, कहता है कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से इल्लीगल स्टेट है, कब्जा करके बनवाया हुआ स्टेट है, इसलिए इजराइल को वो जगह खाली कर देनी चाहिए, वो फलस्तीनियों का है। ये स्टैंड इन्होंने लिया और 2003 से ही इनका अपना ये स्टैंड है। तो मोटी बात यह कि अंसारुल्लाह बनता है, उसकी आर्मी यूनिट बनती है, उसकी पॉलिटिकल यूनिट बनती है, वो ईरान के करीब होता है और ईरान, लेबनान और बाकी जगहों पे जो इस तरह के संगठन है उनके साथ अपना एक रिश्ता बनाता है और इस तरह से अंसारुल्लाह को ईरान से, लेबनान से, बाकी सारी जगहों से मदद मिलती है और अंसारुल्लाह वहां पर एक बेहद मजबूत संगठन बन के उभरता है। लेकिन 2003 में हुसैन अल हूथी ने यह संगठन बनाया। 2004 में ही साडा में उनकी हत्या कर दी गई। यानी हुसैन अल हूथी 1 साल तक ही इस संगठन को चला पाए, उसके बाद उनकी हत्या हो गई और उनकी हत्या के बाद अंसारुल्लाह का कमांड आया अब्दुल मलिक अल हूथी के पास। अभी जो उसके लीडर हैं वो हैं अब्दुल मलिक अल हूथी। अब अब्दुल मलिक अल हूथी का यह है कि पब्लिक में उनका अपीयरेंस बहुत कम होता है। चूंकि भाई को मार दिया गया था और वो जानते हैं, मैं बताऊंगा कि वहां क्या कुछ चल रहा है, किसके चलते ये सारे खतरे हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इन खतरों के मद्देनजर पब्लिक में वो बहुत कम दिखाई देते हैं, विदेशों वगैरह में नहीं जाते हैं। अक्सर उनका जो आता है, उनके जो बयान आते हैं टेलीवाइज्ड बयान आते हैं, यानी उनका बयान रिकॉर्ड करके चला दिया जाता है। उनकी तस्वीरें आपको पूरे यमन में दिखाई देती हैं, उनकी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी दिख जाती हैं, लेकिन पब्लिकली उनसे बहुत कम लोगों की मुलाकात दिखती है। ज्यादा वो मेल मिलाप में या यहां वहां घूमने में भरोसा नहीं रखते हैं, सिक्रेटिव तरीके से वो रहते हैं, नंबर 1। और उनके आने के बाद अंसारुल्लाह, या जिसको अब हूथी कहा जाता है, इसकी अपनी क्षमता में बहुत डेवलपमेंट हुआ। ईरान के इर्द गिर्द मिडिल ईस्ट में एंटी यूएस यानी एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल जो पूरा का पूरा एक, जिसको ये लोग कहते हैं रिवोल्यूशनरीज का या कहते हैं विद्रोहियों का जो पूरा एक समूह है, उसके ये महत्वपूर्ण हिस्सा बन के उभरे। जानते हैं आप कि उसका दूसरा हिस्सा हिजबुल्लाह है और तीसरा हिस्सा जो है वो इराक के अंदर जो शियाइट एक ग्रुप है जो लगातार यूएस और इजराइल का विरोध करता है, जो उसने अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके ठिकानों पर अमेरिका ने भी बमबारी की है। ये सारा एक एंगल ऑफ रेजिस्टेंस वहां पे बनता है इजराइल के खिलाफ, जिसका हूथी एक प्रमुख हिस्सा बनकर आता है। अब यमन के जो राष्ट्रपति थे सालेह, अब्दुल सालेह, वो सऊदी अरबिया के भी बहुत करीबी थे और जाहिर तौर पे अमेरिका के भी बहुत करीबी थे। और चुनाव जिस तरह से होते थे वो हर बार चुन के आ जाते थे और लंबे समय तक वो यमन की सत्ता में रहे। हूथियों का उनके साथ लगातार विद्रोह रहा, लगातार विरोध रहा। 2011 में पहला कहते हैं यमनी रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें सालेह के खिलाफ जितनी विपक्षी पार्टियां थीं उन्होंने अपना मोर्चा खोला और हूथी ने विपक्षी पार्टियों का जो मोर्चा बना था उसका साथ दिया और उसको पहला यमनी रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन वो रिवॉल्यूशन फेल हुआ क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब सालेह को लगातार मदद पहुंचा रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कि यमन के अंदर 2 हिस्से में जो पूरा का पूरा जनमत था वो बटा। एक हिस्सा जो वहां के राष्ट्रपति सालेह के साथ था और सालेह जो है वो सऊदी अरबिया, यूएई और अमेरिका के बेहद करीब थे। लेकिन इसके विरोध में एक बड़ा विपक्ष खड़ा हुआ जिसमें अंसारुल्लाह भी शामिल था, जो अमेरिका या सऊदी अरबिया से उसको कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन अमेरिका या इजराइल के करीब होने से उसको दिक्कत थी। वो उसका जो पूरा स्टैंड था वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था। लेकिन वहां सरवाइव करने के लिए या फिर अपनी टैक्टिक्स के तहत 2014 में आप देखते हैं कि अंसारुल्लाह का और सालेह का रिश्ता सुधर जाता है। सालेह के साथ कोऑपरेट करने का तय करती है अंसारुल्लाह और उसी दौर में
सना जो राजधानी है यमन की, उस पर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है। वहां पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से कब्जा हो जाता है अंसारुल्लाह का, और अंसारुल्लाह यमन में, खासतौर पे नॉर्दर्न यमन में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरता है। उसके बाद सालेह वहां से भाग जाते हैं। सालेह भाग के जाते हैं सऊदी अरबिया। जब सालेह सऊदी अरबिया जाते हैं और यमन के ऊपर, यमन के बड़े हिस्से में कब्जा हूथी का हो जाता है, तो सऊदी अरबिया अपने आदमी को, अपने जो दलाल कह लीजिए, आदमी कह लीजिए, जैसा आप चाहिए, उसको बचाने के लिए हूथी के साथ लड़ाई अपनी शुरू करता है। यमन के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश करता है, शुरुआत करता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि 2014 के 15 के बाद तकरीबन 8-9 साल तक लगातार वहां पर सऊदी अरबिया से लड़ाई चलती है। अब यहां एक सेकंड आप रुक के देखें कि यमन एक तो छोटा सा मुल्क है और गरीब मुल्क है। सालेह के टाइम में भी वहां कोई खास विकास नहीं हुआ था, और हूथी वहां का संगठन है। दूसरी तरफ है सऊदी अरबिया और यूएई, जो अरब के जाहिर तौर पे कतर के बाद सबसे अमीर देश हैं, या कतर के साथ ही आप कह सकते हैं सबसे अमीर देश हैं। अमेरिका, बर्तानिया, बाकी सारे देशों से इनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, तो इनके पास हथियार भी बहुत है, इनके पास ताकत भी बहुत है, सेना भी बहुत है। ऐसी दो बड़ी ताकतों के साथ हूथी ने तकरीबन 1 दशक 10 साल मुकाबला किया है, और मुकाबला भी ऐसे ही नहीं किया है। यमन के ऊपर तमाम सारे प्रतिबंध लग गए। वही दौर था जिस समय हूथियों को अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर दिया। जो अमेरिका के खिलाफ होगा वो सब आतंकवादी हैं, तो अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। सैंक्शंस लगा दिए गए थे, मदद नहीं मिल रही थी, वहां बहुत गरीबी हुई, बहुत सारे बच्चे भूखमरी का शिकार हुए, बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं। लेकिन यमन के लोग पूरी तरह से लगातार हूथी के साथ खड़े रहे, और इसीलिए यमन के एक बड़े हिस्से पर हूथी का कब्जा बना रहा। उधर हूथी की मदद कर रहा था ईरान और हिजबुल्ला। यहां तक कि हूथी के साथ जो सऊदी अरबिया का वार चला है, उसको ईरान और सऊदी अरबिया के बीच का प्रॉक्सी वार कहा गया। यानी लड़ तो यमन और सऊदी अरबिया रहे थे, लेकिन असल में कहा गया कि यह लड़ाई ईरान और सऊदी अरबिया लड़ रहे हैं। तो एक तरफ हूथी, छोटा सा देश, बेहद गरीब देश, मदद कर रहा था ईरान, और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया। लेकिन हूथी ने यह लड़ाई उस हद तक जारी रखी जिसमें सऊदी अरबिया और यूएई परेशान हो गए। यूएई के ऊपर मेरे ख्याल से जब से यूएई बना है, अगर बड़े हमले किसी ने किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ हूथी ने किए हैं। दुबई के एयरपोर्ट पे हमला हुआ, अबू धाबी में हमला हुआ, सऊदी अरबिया में कई सारे मिसाइल्स और ड्रोन गिरे। यानी लड़ाई भले कमजोर और मजबूत के बीच में थी, लेकिन जब लड़ाई वाकई में हुई तो हूथी ने यह दिखाया कि वो घास की रोटी, जिसको हम लोग कहते हैं, घास की रोटी खाकर भी, गरीबी झेलते हुए भी यूएस और इजराइल का समर्थन करने की जगह उनका विरोध करते हुए सऊदी अरबिया और यूएई जैसे मजबूत और पैसे वाले मुल्कों से लगातार लड़ता रहा है। यह लड़ाई उस हद तक पहुंची कि फाइनली समझौता जैसा हुआ, और उस समझौते के बाद यमन के बड़े हिस्से पर हूथी काबिज है, जिसकी राजधानी सना है। सना पर भी हूथियों का कब्जा है, और यूएई और सऊदी अरब ने उनके ऊपर हमला करना बंद कर दिया। लेकिन सालेह को दोबारा गद्दी पे बिठाने का जो पूरा सपना था सऊदी अरबिया का, वो हूथियों ने पूरा नहीं होने दिया। इसके बाद होता है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर के बाद इजराइल लगातार हमला करना शुरू करता है गजा के ऊपर। इजराइल ने जब गजा के ऊपर हमला करना शुरू किया और जिस तरह से शहरियों को तबाह किया, अस्पतालों को तबाह किया, घरों को तबाह किया, वो सब आप जानते हैं। उसके बाद भी बाकी जो अरब देश थे, चाहे वो कतर हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, यूएई तो इस समय सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इन सारे लोगों ने अभी तक जबानी जमा खर्च के अलावा कुछ खास नहीं किया है। मदद के लिए कुछ पैसे दे दिए, इजराइल की थोड़ी लानत मलामत कर दी, थोड़ी बड़ी बड़ी गरम गरम बातें कर दी, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। यह अलग बात है कि लगभग सारे अरब मुल्कों में जनता लगातार सड़क पर आ रही है, जनता लगातार दबाव बना रही है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सारे मुल्क इजराइल को रोकने के लिए कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल यही है कि एक सीज फायर की कोशिश चल रही है, जिसमें सऊदी अरबिया भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है, कतर भी शामिल है, लेकिन नेतन्याहू सीज फायर से सीधे मना कर रहा है, और कोई खास असर अभी फिलहाल इनका होता दिख नहीं रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट हूथी और हिजबुल्लाह ने
उसी वक्त से लगातार इजराइल का विरोध करना जारी रखा है। अब कोई पूछ सकता है कि यमन जो है वो इजराइल के ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है, वो जहाजों पे हमला क्यों कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यमन और इजराइल की इतनी दूरी है कि यमन वहां से इजराइल के ऊपर अगर हमला करता भी है, रॉकेट अपने फेंकता भी है, तो वो उसकी सीमा के आसपास जाकर गिर जाएंगे, कोई खास नुकसान नहीं कर पाएंगे। शुरुआती दौर में हूथी ने रॉकेट्स फेंके भी, लेकिन ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह और हूथी ने आपस में काम बांट लिए हैं। हिजबुल्लाह का चूंकि बॉर्डर लगा हुआ है नॉर्दर्न इजराइल से, तो हिजबुल्लाह लगातार, जिसको आप कह सकते हैं, लिमिटेड वार कर रहा है। यानी इजराइल की तरफ से मिसाइल जाते हैं, उनके यहां गिरते हैं, हिजबुल्लाह के यहां से मिसाइल जाते हैं तो वो गिरते हैं इजराइल के अंदर। और उसका असर यह हुआ है कि नॉर्दर्न इजराइल पूरा खाली हो चुका है और तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग नॉर्दर्न इजराइल छोड़कर निकल आए हैं और लगातार इजराइल के बेसिस पे हमला हो रहा है, जिसमें उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं और कई सारे अड्डे भी तबाह हुए हैं। यह काम कर रहा है हिजबुल्लाह, बदले में इजराइल भी हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह के लोग भी मारे जा रहे हैं। तो हिजबुल्लाह के साथ वो चल रहा है लिमिटेड वार। लेकिन हूथी ने रास्ता चुना रेड सी का। जब वो नक्शा पूरा आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि रेड सी पर एक तरह से कंट्रोल है हूथी का। रेड सी से कोई जहाज जाता है तो हूथी के कंट्रोल एरिया से जाता है। तो ये रास्ता सूझा हूथी को, वो लगातार हमले कर रहा है उस रेड सी से जाने वाले जहाजों में। वो जानता है कि इजराइल हो या अमेरिका हो, इनकी जान जो है वो पूंजी के तोते में बसती है। यानी असल काम इनका बिजनेस है, बाकी सारा जो कुछ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो उसने इनके बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने का तय किया और लगातार हमले कर रहा है। आप जानते हैं कि पहला असर तो उसका यह हुआ है कि बहुत सारी इंश्योरेंस एजेंसियां जो हैं रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को इंश्योर करने से मना कर रही हैं। दूसरा यह हुआ है कि कई सारी बड़ी जहाज की कंपनियों ने वहां से जहाज भेजना बंद कर दिया है। यह अलग बात है कि इसका रास्ता यूएई और सऊदी अरबिया ने मिलकर निकाला है कि उनके तट तक जहाज आ रहा है, वहां से फिर जमीन के रास्ते वो निकाल के इजराइल भेज रहे हैं। यह अपने आप में शर्म की बात है कि जिस समय इजराइल फलस्तीन के अरबों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और हूथी जैसी छोटी सी ताकत उससे लगातार टकरा रही है, वहां सऊदी अरबिया और यूएई जो है अपने देश के अंदर से, अपने मुल्क के अंदर से जमीन का रास्ता दे रहे हैं ताकि उनका बिजनेस बना रहे। उधर सीसी जो है इजिप्ट के, वो सामान खाने पीने का और बाकी सारा सामान इजराइल में जैसे सप्लाई होता है वो कर रहे हैं। तो जहां बाकी सारे मुल्क जो हैं वो इजराइल की डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, वहां हूथी लगातार लगा हुआ है इजराइल के साथ युद्ध में। इसके खिलाफ अमेरिका ने ब्रिटेन और बाकी मुल्कों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। सना के ऊपर लगातार बम फेंके गए, सना में लोग मारे भी गए, लेकिन इन सब के बावजूद यमन में हर दूसरे तीसरे दिन लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं फलस्तीन के समर्थन में। यानी जनता का समर्थन उनके साथ है और हूथी न केवल अपने हमले कर रहा है बल्कि हमले बढ़ा रहा है। तो 3 बातें मेन। पहली बात तो यह कि हूथी जो है, इसका जो जन्म हुआ, इसकी जो आइडियोलॉजिकल जन्म हुआ वो 8th सेंचुरी में हुआ। मैंने आपको नाम बताया, इसको जायदी ब्रांच कहते हैं, यह जायदी फिरका है। तो इसका जो जन्म हुआ वो जायद इब्न अली से हुआ। जायद इब्न अली ने जो उमैयद खलीफा थे उनके खिलाफ विद्रोह किया, उसमें मारे गए और उसके बाद उनके भाई के थ्रू ये जायदी जो परंपरा है चलती रही। ये फाइवर्स है, मैंने आपको बताया, यानी 5 इमामों को मानते हैं। मोहम्मद साहब के बाद 3 इमाम हो गए, अली, हसन, हुसैन, और उसके बाद जो इनके अपने जायद इब्न अली हैं उनको इमाम मानते हैं। लेकिन बाकी शियाओं से अलग ये अली के पहले के जो 3 खलीफा हैं उनकी आलोचना नहीं करते हैं और हाल के बरसों में अपने तौर तरीके इन्होंने ऐसे किए हैं जिससे सुन्नियों के साथ दुश्मनाना रिश्ते ना हो। दूसरी बात कि 1962 में यमन के आजाद होने के बाद वहां अमेरिका और सऊदी अरबिया का जिस तरह से हस्तक्षेप था उसके खिलाफ यहूदियों ने सोशल भी काम किया है और पॉलिटिकल भी काम किया है, आर्मी का भी काम किया है, जिससे अंसारुल्लाह नाम का संगठन बना और बिलीविंग यूथ नाम का एक सामाजिक संगठन बना जो लिखाने पढ़ाने यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने का काम करता है। अंसारुल्लाह यमन की रक्षा का काम करता है। 2011 के यमनी रिवॉल्यूशन में इन्होंने भाग लिया, फिर 2014 में सालेह से रिश्ता सुधारा, उसके कुछ दिन बाद सालेह को यमन छोड़ के जाना पड़ा और अब एक तरह से प्रैक्टिकली यमन के ऊपर कब्जा जो है वो हूथीस का है। सऊदी अरबिया से 10 साल तक इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी लेकिन हार नहीं मानी और अमेरिका और ब्रिटेन की तमाम धमकियों, तमाम हमलों के बावजूद हूथीस न डरने को तैयार हैं और न पीछे हटने को तैयार हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे आर हार्ड नट टू क्रैक।
तो हूथी के बारे में जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। यह संगठन लगातार वहां पर फलस्तीन की आजादी के लिए काम कर रहा है। ईरान के साथ जो एंगल ऑफ रेजिस्टेंस बनता है, ईरान, हिजबुल्ला, इराक के शियाइट मिलिशिया और हूथी, उसका ये एक हिस्सा है। ईरान जाहिर तौर पे इनकी फाइनेंशियल मदद भी करता है, ट्रेनिंग में भी मदद करता है, हथियार भी उपलब्ध कराता है। और इस तरह से अरब के भीतर जो एंटी यूएस और एंटी इजराइल जो एक एंगल ऑफ रेजिस्टेंस है, हूथी उसका हिस्सा है। और गरीब और कमजोर होने के बावजूद इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल जैसे मुल्कों को लगातार यह कहता है कि हम झुकने वाले नहीं। और कहीं ना कहीं यह उम्मीद जगाता है कि अरब वर्ल्ड ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेके हुए हैं, उसमें कुछ ताकतें तो ऐसी हैं जो इजराइल के उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म या अपार्थाइड के खिलाफ लगातार बोल रही है। हूथी उन्हीं में से एक है। तो यह जानकारी थी हूथी के बारे में। आपको जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी आप जानते हैं, जो हर बार कहता हूं वही कहूंगा कि आप हमारी चैनल को ताकत दीजिए। आप जो हमारा पिन कमेंट है उसको खोल के देखिए। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, सुपर थैंक्स हमको दे सकते हैं, डायरेक्टली हमारी फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तो आप जानते ही हैं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है। आप हमें ताकत देंगे तभी हमें वो ताकत मिलेगी, वो हिम्मत मिलेगी कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच भी बोल सकेंगे और ऐसी कहानियां और ऐसा इतिहास भी आपको बता सकेंगे जिसको लगातार छुपाने की या गलत साबित करने की कोशिश हिंदुस्तान का और दुनिया का गोदी मीडिया करता रहता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।